बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पित्ते की पथरी के बारे में बताऊंगा, बेसिकली जिसको गाल स्टोन्स बोला जाता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या काजेज़ हैं, कैसे डायग्नोस करना है, क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने पित्ते की पथरी जो है, इसका नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है, यानी डाइजेशन का, खाने पीने का, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर मैं वो आपको क्विकली रिव्यू यहाँ पे कर दूं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी ग़िज़ा की नाली यानी एसोफेगस से होता हुआ स्टमक यानी मैदे में जाता है, और फिर वहाँ से जो है लिक्विड की शक्ल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन यानी आंतों में हमारे जाता है, और फिर वहाँ से होता हुआ ये जो है रेक्टम के रास्ते एनस से यानी हमारे पखाने से ये खारिज हो जाता है। लेकिन इसके दौरान कुछ और चीज़ें हैं। अगर राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे आपको लिवर दिख रहा है जिसे हम जिगर बोलते हैं, और उसके नीचे एक गाल ब्लैडर है जिसको हम अ, पित्ता बोल रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे ये जो येलो कलर का है आपको पैंक्रियाज यानी लबलबा दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो गाल ब्लैडर है पित्ता, इसी में यहाँ पे पथरी वगैरह बनती है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बनती है। अभी आपने नॉर्मल मैकेनिज़्म को देख लिया कि इस तरह हम खाना खाते हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कि पित्ते के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये जो गाल ब्लैडर है जो कि लिवर के नीचे है राइट साइड पे, उसके बिल्कुल नीचे होता है, उसके जो है वहाँ पे जो बाइल बनती है। अब जो हम फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितने भी घी वाले बहुत ज़्यादा खाने होते हैं, तो उसकी डाइजेशन के लिए जो है लीवर जो है बाइल बनाता है। वो बाइल आके फिर जो है गाल ब्लैडर यानी पित्ते में स्टोर होती है, और वहाँ से कुछ ट्यूब्स निकल रही हैं जिसे यहाँ पे हेपेटिक डक्ट से ये आती है, फिर सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट। ये ट्यूब्स जो है आगे जाके इंटेस्टाइन में खुल रही हैं, ड्यूडिनम में। पैंक्रियाज जो कि लबलबे की जो डक्ट्स हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट, वो भी साथ साथ चल रही होती हैं, और फिर जहाँ पे जाके ये जो बाइल है ग्रीन कलर की, जिसे सफरा बोला जाता है उर्दू में, ये जाके फिर डाइजेशन करवा देगी हमारी फैट्स की, जितने भी हम फैटी फूड खाते हैं। तो इस तरह ये नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा होता है जो कि पित्ते का होता है। अब जो हम खाना एक एक खाने यानी दो खानों के दरमियान जो बाइल है, वो यहाँ पे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है कि ये वेल बंद हो जाता है, ये जो ये वाला वेल्व है, और यहाँ पे जो गाल ब्लैडर में है बाइल वो स्टोर होना शुरू होती है। जब हम दोबारा खाना खाते हैं, ये स्टोर बाइल यहाँ से निकल के सीधा इंटेस्टाइन में आती है, और फिर डाइजेशन शुरू हो जाती है फैट्स की। डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही होनी है, लेकिन वो बाइल से ही होगी, और बाइल की स्टोरेज पित्ते में है। ये तो हो गया उसका नॉर्मल मैकेनिज्म। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें, यानी ये जो गाल स्टोन यानी पित्ते में जो पथरी बन रही है, ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये पित्ते के अंदर पथरी बनी हुई है, वाइटिश वाइटिश, और ये कुछ ट्यूब्स के अंदर भी बनी हुई है। तो ये पथरी अमूमन बन जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी। अब हम देखते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं, ये पथरी बनेगी क्यों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पथरी साफ नज़र आ रही है आपको इस पिक्चर में। इसकी काजेज़ अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहली है कि ये हार्मोनल है। बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से ये पथरी बन जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्वेलिंग, सोजिश या इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से ये बन जाती है, क्योंकि जब लिवर कंट्रैक्ट करेगा तो वो स्टोन पे दबाव डालेगा, और उस दबाव की वजह से जो है पथरी, मतलब दर्द होगा पेशेंट को। तो सबसे इसके अलावा अगर वो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए तो उससे भी पथरी वगैरह हो सकती है पित्ते की। इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से ये चीज़ हो सकती है, और फैटी फूड जो कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उसी के डाइजेशन के लिए बाइल ने आना है गाल ब्लैडर से, तो उस फैटी चीज़ मायोनीज जो भी हम फैटी फूड खाते हैं उसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो मेनली जो है ये हमारे खाने से रिलेटेड और हार्मोन से रिलेटेड है। तो ये इसकी मेन काजेज़ ये हैं। अगर हम इसकी सिम्टम्स देखें कि पेशेंट हमें कैसे इसके साथ प्रेजेंट करेगा, तो सबसे पहले पेशेंट जो है, इसके कुछ से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं, उनको कोई भी सिम्टम्स वगैरह नहीं आते। लेकिन कुछ सिम्टम आते हैं कुछ लोगों को। कैसे आएंगे कि पेन उनको स्टार्ट होगा, बहुत ही शदीद दर्द होता है। कहाँ पे होता है? मैदे के ऊपर से शुरू होता है और फिर रेडिएट करता हुआ राइट साइड से होता हुआ बैक की तरफ चला जाता है। तो ये दर्द उसको होगा बहुत ज़्यादा, रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा उसको ये दर्द होगा। इसके अलावा उसे ऐसे फील होगा जैसे उसने उसके पेट पे किसी ने बेल्ट को बांध दिया है, ये उसे फीलिंग आएगी। इसके अलावा उसको सोजिश अपने पेट पे महसूस होगी, एब्डोमिन स्वेलिंग। इसके अलावा ऐसे लगेगा कि पेट पे दबाव है, प्रेशर है। और ये जो सारे पेन के सिम्टम्स हैं ये तब आएंगे जब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, जब हम सफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे खाने खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, या कोई दावत पे किसी पे चले गए ड्यूरिंग ट्रीट, तो फिर ये हमारे स्टोन्स जो होते हैं वो जो साइलेंट होते हैं वो फिर पेन करना शुरू कर देते हैं।
इसके अलावा हम खाने के कुछ देर बाद उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और ऐसे लोग जो कि बहुत लेट खाना खाते हैं तो उनको ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जल्दी शो होना शुरू हो जाते हैं और सो जाते हैं। तो ये पेन इसका मेन सिम्टम है, और उसका पेन याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक वो शुरू होता है और क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? इसकी डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके अंदर हमें पथरी का पता लग जाता है, उसका साइज़ क्या है, सब कुछ। तो सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसके बाद जो है ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं, जो कि आपको सर्जन बोलेगा। आप क्योंकि आपने सबसे पहले सर्जन से ही कंसल्ट करना है, वही आपको आगे प्रोसीडिंग देगा। ब्लड टेस्ट में LFTs लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी इसकी पथरी का वगैरह का पता लग जाता है। उसके बाद आप सर्जन वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मज़ीद गाइड करेंगे। और आप ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट में इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि जाके उस स्टोन को डिज़ोल्व कर दे, उस स्टोन को ख़त्म कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर सर्जरी की जाती है। इसका मेन जो सोल्यूशन है वो यही है, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसे कोलिसिस्टेक्टमी भी बोला जाता है। अब लेप्रोस्कोपिक क्या होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे दूं। लेप्रोस्कोपी मीन के एब्डोमेन के ऊपर जो सर्जरी की जाती है स्मॉल इंसिजन के जरिए, उसको बोला जाता है। और कोलिसिस्टेक्टमी मीन ये होता है कि जो गाल ब्लैडर है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो है पेशेंट को पैनाडोल या पेन किलर्स वगैरह दे दी जाती हैं ताकि वो उसको पेन बाद में ना हो। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा सर्जरी के बारे में अगर बता दूं, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो कुछ इस तरह की सर्जरी होती है। आप ये लीवर देख सकते हैं, इसके नीचे एक गाल ब्लैडर है, और ये जो है एक कैमरा यानी लेज़र ऑपरेशन जिसे बोला जाता है, उस तरह का इसका ऑपरेशन होता है। और ये नहीं है कि कोई मतलब सुबह अगर पेशेंट ऑपरेशन करवाए तो शाम को वो घर भी जा सकता है। माइनर सा ऑपरेशन होता है, और एक कैमरे के ज़रिए जो है पित्ता यानी गाल ब्लैडर को ऊपर किया जाता है, पुश किया जाता है, और जो 2 क्लिप्स लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे देखें एक ट्यूब बाइल डक्ट जो आ रही है उसके ऊपर एक क्लिप लगाया हुआ है। और इसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं पिक्चर दिखाऊं, यहाँ पे आप देखें कि जो आर्टरी बाइल को जो सप्लाई कर रही है उसके ऊपर एक क्लिप लगा देते हैं, और फिर जो है इन दोनों तरफ से जो क्लिप लगा के इन दोनों तरफ से उनको काट देते हैं, और जो है पूरा जो है गाल ब्लैडर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह कुछ सर्जरी इसकी की जाती है। आप सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिलेटेड, अगर आपको इस चीज़ का सामने आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये काजेज़ हैं। इसके अलावा जो है सर्जरी वगैरह तो हो गई। आफ्टर सर्जरी कुछ चीज़ें जो आपको ख्याल रखनी चाहिए, और उसकी जो बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं, ज़रूरी हैं, कि इसकी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। यानी डाइजेशन प्रॉब्लम बाद में बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि हमारा गाल ब्लैडर यानी पित्ता निकाल दिया तो अब हम जो है हमारी डाइजेशन नहीं होगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि आप 2-3 हफ्ते बाद नॉर्मल फूड खा सकते हैं, और 2-3 हफ्ते बाद आपकी जो है नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो हमने गाल ब्लैडर को रिमूव किया, जो उसका बाइल था वो अब जो बाकी ट्यूब्स थी उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और नॉर्मल डाइजेशन वो नीचे फिर जाएगा इंटेस्टाइन की तरफ, वो डाइजेशन करवाना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो है पेशेंट ने ख्याल रखना है कि वो कोई वज़न ना उठाए, और ऐसा वज़न जो कि 4 किलो से ज़्यादा हो 1 महीने तक बिल्कुल भी ना उठाए, क्योंकि उससे फिर जो है इसके कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। और जो आखिरी चीज़ यहाँ पे इसके बेनिफिट के तौर पे हम कह सकते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का यही फ़ायदा है कि इसमें स्मॉल इंसिजन होते हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं एब्डोमेन की, कि यहाँ पे जो स्कार्स हैं, जो स्मॉल पोर्स बनते हैं, उससे जो है ये कुछ ही हफ्तों बाद ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और बिल्कुल इसके निशान भी नहीं रहते। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। तो इस चीज़ से जो है आप लोग ना इस मतलब पित्ते की पथरी को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी डिटेल वगैरह थी। होपफुली आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो सारा मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जैसे आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जो है साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, आपने वहाँ जाके भी फॉलो कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।